चलिए मॉडल सेट 2 का आज हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मॉडल पेपर 2 ये हिंदी का है, क्लास 10th का होगा। बिहार बोर्ड से जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं ये उनका क्वेश्चन होगा। हम मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन सोल्व करके हम डाल दिए हैं यूट्यूब पे, इस चैनल पे। आप अगर यूट्यूब पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिस भी क्लास के हैं 10th का हो या 12th आर्ट्स या साइंस का हो, आप कमेंट कीजिएगा तो हम आपका वीडियो अपलोड कर देंगे सेट सोल्व करके। तो चलिए समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हो, मॉडल पेपर 2 हिंदी क्लास 10th का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये सब तो आप जानते ही हैं, इन सब के बारे में आपको बता दिया गया है पहले। तो पहले वाला वीडियो में अगर आप नहीं देखा था पहले वाला वीडियो को देख लीजिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं और सब्जेक्टिव में चलेंगे। देखिए इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होगा, एक खंड अ और दूसरे का खंड ब। खंड अ में जितने भी क्वेश्चन होंगे वे सब का सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। खंड अ में सब का सब प्रश्न कैसा होगा? वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और खंड ब में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब के सब सब्जेक्टिव टाइप होंगे। किस प्रकार का होंगे? सब्जेक्टिव टाइप होंगे। चलिए तो सब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हैं? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें 100 है, जिसमें से आपको किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना है। इसमें से कोई 50 ऑब्जेक्टिव का आपको उत्तर देना है। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऐसे कहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो कह रहा है कि किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भीमराव अंबेडकर को, अमरकांत को, रामविलास शर्मा को। तो इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर को। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। किसे? भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग के कवि कौन है? भारतेंदु युग के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन आपका प्रेमघन, घनानंद, गुरु नानक, अनामिका। तो इसका सही ऑप्शन जो है इसका ए होगा, यानी कि प्रेमघन। भारतेंदु युग के कवि प्रेमघन है। कौन है? प्रेमघन। भारतेंदु युग के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रेमघन। इसका सही ऑप्शन होगा प्रेमघन। निम्न में से कौन राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि किनको कहते हैं? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं। किनको कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर को। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं। तो देखिए निम्न में से कौन राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? अज्ञा, बीरेन डंगवाल, कुंवर नारायण दिनकर। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को हम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। अब घूमता आईना शीर्षक, घूमता आईना, घूमता हुआ आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया था? स्तंभ लेखन किसने किया था? तो घूमता हुआ आईना के लेखक हुआ बीरेन डंगवाल। कौन है? बीरेन डंगवाल। अनामिका, कुंवर नारायण, अज्ञा। इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि बीरेन डंगवाल। घूमता हुआ आईना के लेखक कौन है? तो घूमता हुआ आईना शीर्षक के लेखक कौन है? बीरेन डंगवाल है। कौन है? बीरेन डंगवाल। मदुरै, मदुरै को अंग्रेज किस भाषा से पुकारते थे? तो मदुरै को अंग्रेज लोग मदुरा कहते थे। क्या कहते थे? मदुरा। मदुरै के अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो मेढक, मिडारा, मदुरा या मदुराव। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, मदुरा। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? मदुरा के नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? मदुरा, मदुरा के नाम से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है, मां को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है? मां को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, या किसने कहा था? तो इस बात को कैलाश ने कहा था। किसने कहा था? कैलाश ने। मां को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं ले रखा है, सबने रखा है। सबके पास मां रहेगी। मां को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, या किसने कहा था? तो इस बात को कैलाश ने कहा था। किसने कहा था? कैलाश ने। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? यानी कि मरने के बाद भी अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है कि अच्छा हुआ कि आप मर गए, आप स्वर्ग में चल जाइएगा या नरक में चले जाइएगा, या फिर जहां पे जन्नत में जाइए या जहन्नुम में जाइए। कौन ऐसा जगह है जहां पे मरते हैं तो लोग कहता है कि मरने के बाद आप स्वर्ग में चल गए, यानी कि अच्छा हुआ, मरने से अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है।
तो वह हुआ जगह है काशी। कौन सा जगह है? काशी। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? काशी में। काशी में मरना भी अच्छा माना जाता है, यानी कि मंगल माना जाता है। ऐसे काशी में मरने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो वह डायरेक्ट स्वर्ग में जाएंगे। काशी को देवों का नगरी कहा जाता है, काशी को देवनगरी कहा जाता है। देवों का नगरी यानी कि देवनगरी। तो किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? काशी में। चिंता किसकी रचना है? अज्ञ की। चिंता के रचयिता कौन है? चिंता किसने लिखा था? तो चिंता का रचयिता है अज्ञ। कौन है? अज्ञ। इसके रचयिता है अज्ञ जी। शहनाई को सुशीर, शहनाई को सुशीरवादों में किसकी उपाधि मिली है? शहनाई को सुशीरवादों में किसकी उपाधि मिली है? तो शहनाई को सुशीरवादों में शाह को उपाधि मिली है। किसको? शाह को। शहनाई को सुशीरवादों में किसकी उपाधि मिली है? शाह को। अब अगला क्वेश्चन है मदुरै। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहां लिखा हुआ है? मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ है? मदुरै। इस बात को कहां पे लिखा गया है? किस जगह पे लिखा गया है? तो इस बात को लिखा गया है तुलनात्मक व्याकरण में। कहां पे लिखा गया है? तुलनात्मक व्याकरण में। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। इस बात को कहां पे लिखा गया? तुलनात्मक व्याकरण में। कहां पे लिखा गया? तुलनात्मक व्याकरण में। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो लाइफ एंड सॉन्ग्स रेनर मारिया रिल्के की है। क्या कह रहा है? रेनर मारिया रिल्के की। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता किसकी रचना है? लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता को किसने लिखा था? तो रेनर मारिया रिल्के लिखे थे। कौन लिखे थे? रेनर मारिया रिल्के। युगपत किस कवि की रचना है? युगपत। युगपत सुमित्रानंदन पथ की रचना है। युगपत किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पथ की। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी होगा। कौन होगा? बी। युगपत किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत की है। युगपत किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है? प्रेम बरन रसखान किसको कहा है? रसखान जी प्रेम बरन किसको कहा है? यानी कि प्रेम का कवि किसको कहा है? प्रेम का कवि मतलब प्रेम बरन रसखान ने किसको कहा है? तो प्रेम बरन रसखान ने राम को, सीता को, यशोदा को या कृष्ण को कहा है। सबसे बड़का प्यार का भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। प्यार मोहब्बत का भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। तो प्रेम बरन किसको कहा है? रसखान ने कृष्ण को कहा है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? बहु से वाजपेयी। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? अशोक वाजपेयी ने किया था। किसने किया था? अशोक वाजपेयी। बहुवचन पत्रिका का संपादन किसने किया था? अशोक वाजपेयी। याद रखिएगा इसे। बहु से वाजपेयी। तो बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? अशोक वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो इसका सही आंसर कौन है? भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो रामविलास शर्मा हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर में से एक थे। कौन? रामविलास शर्मा। अब आता है अगले का क्वेश्चन। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेल गोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? किसके लिए? कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? बौद्धों का, शैव मुनियों का, वैष्णवों का या फिर जैनों का? तो इसका सही आंसर होगा आपका जैनों का। किसका? जैनों का। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? पुनर्नवा उपन्यास के लेखक कौन है? पुनर्नवा। तो पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्नवा शीर्षक
पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? यह रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? मंगमा वेंकटपुर की रहने वाली थी। देखिएगा दही बड़ी मंगमा कहानी में इस बात का जिक्र किया गया है कि मंगमा शायद वेंकटपुर के औलूर के पास की रहने वाली है। तब वेंकटपुर के रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? वेंकटपुर बंगलुरु की। मंगमा की घर कहाँ है? वेंकटपुर में है। कहाँ पे है? वेंकटपुर में। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो उड़िया के। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? उड़िया के। तो इसका आंसर होगा सी। सात कोड़ी होता किस भाषा का प्रमुख कथाकार है? तो उड़िया के। कहाँ का है? उड़िया के। निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? काशी को। किसको कहा जाता है? काशी को। निम्नलिखित में से या निम्न में से, निम्नलिखित में से कहिए या निम्न में से कहिए, संस्कृति की पाठशाला किसे कहा जाता है? काशी को। संस्कृति की पाठशाला कौन है? काशी। किस जगह को संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? काशी को। घानानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? घानानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें देखिए सुजान सागर, रसकेली बलि, विरह लीला, सभी। तो ये सब लिखे थे घानानंद। तो इसमें हो जाएगा सभी। इसका सही आंसर होगा क्या? सभी। घानानंद इसमें से सब मतलब एथी को लिखे थे, कविता को लिखे थे या कहानी को लिखे थे, जो भी कहिए, इसमें से जितने कविता लिखे हुए हैं इस सबका रचयिता कौन है? घानानंद है। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर कवि घानानंद को कहते हैं। प्रेम के पीर कवि कौन है? घानानंद। प्रेम के पीर कवि किसको कहा जाता है? घानानंद को। तो इसका सही आंसर होगा बी, घानानंद। प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? घानानंद को। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा रचित है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा बी। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? सेन साहब के पास था मोटर कार। अमीर के पास में मोटर कार रहेगा, गरीब के पास तो रहेगा नहीं। उसमें दो पात्र है, एक गिरधर और दूसरा का सेन साहब। तो सेन साहब के पास काला मोटर गाड़ी चमचमाता हुआ, ऐसे जैसे घोंसला में से कोयल अब उड़ जाए ना, ऐसा है ना उसमें। तो 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो मोटर कार सेन साहब की थी। किसकी थी? सेन साहब की। अतिशय में उपसर्ग कौन सा है? तो अति उपसर्ग है। अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशः जोर दा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशः जोर दा। यशोदा। यशः जोर दा बराबर यशोदा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशः जोर दा। इसका आंसर बी होगा। 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा था? गिरधर के। मदन आ गिरधर। अच्छा देखिएगा, गरीब आदमी के बच्चा का नाम गरीबे टाइप का रहता है, अमीर आदमी का बेटा का नाम अमीर टाइप का। सेन साहब कासू, बाबा कासू, और मदन के बेटा का नाम क्या था? गिरधर। गिराधर यानी कि पकड़, तो गिरधर। तो गिरधर का बेटा कौन है? मदना। गिरधर का बेटा कौन है? मदना। 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? मदना किसका बेटा है? तो गिरधर के। किसका बेटा है? गिरधर के। तो इसका सही होगा ए, गिरधर। सीता किस कहानी की पात्रा है? धरती कब तक घूमेगी। सीता किस कहानी की पात्रा है? धरती कब तक घूमेगी। धर्म अधर्म कौन समास है? हम आपको बताए थे कि जिसके बीच में हाइफन लग जाए, ऐसे लग जाए हाइफन, तो समझिए कि द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास। तो धर्म अधर्म कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास है। परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन निपात है? तो निषेधवाचक है। परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन निपात है? मत कौन निपात है? निषेधवाचक। कौन सा है? निषेधवाचक। परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? निषेधवाचक। मैं जाऊंगा में कौन काल है? गागेगी। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गागेगी आ जाता है वह कौन सा हो जाता है? तो वह भविष्यत काल हो जाता है। कौन सा काल हो जाता है? भविष्यत काल।
ए लड़का साहब आजा अंदर। आराम से बैठ जा, चीज़ बैठ रहा 2 मिनट मीडियम तक बना लेते, ज्यादा नहीं है, 50 तक बनाएंगे, एक बार रोक देंगे। हाँ, तो कह रहा है कि मैं जाऊंगा में कौन काल है, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया का अंत में गा गे गी आ जाता है वह हो जाता है भविष्यत काल। कौन सा काल होता है? भविष्यत काल। तो इसका सही आंसर कौन होगा? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, भविष्यत काल। मैं जाऊंगा, इसमें कौन सा काल है? भविष्यत काल है। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है ना? सुनते हैं लोग क्या कहता है कि उसके नाक का बाल है। नाक का बाल होना का मतलब बहुत प्यारा होना। नाक के बाल का मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा होना। तो इसका सही ऑप्शन खोजिए, सर्दी होना। नाक में सर्दी हो गया है, नाक का बाल होना सर्दी होना नहीं। मुलायम होना, नाक में बाल हो जाएगा तो मुलायम हो जाएगा नहीं। कठोर होना, कड़ा हो जाएगा नहीं। बहुत प्रिय होना, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? डी, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत प्रिय होना। कौन सा होगा? बहुत प्रिय होना। इसमें अशुद्ध खोजना आपको। अशुद्ध का मतलब जो गलत हो, शुद्ध नहीं हो। आपको ऐसा कौन सा इसमें शब्द दिखाई दे रहा है जो अशुद्ध है? सौंदर्य सही लिखा हुआ है, परिपूर्ण सही लिखा गया। भूमंडल, भूमंडल नहीं होता है, भूमंडल होता है। भूमंडल, भूमंडल, भूमंडल कथी? तो भूमंडल नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? भूमंडल। तो भूमंडल ना लिख करके भूमंडल है, यही अशुद्ध आपका हो गया। अशुद्ध कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि भूमंडल। अगले का देखिए, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किया था अज्ञा ने। किसने किया था? अज्ञा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, अज्ञा। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? अज्ञा ने किया था। आगे देखिए, फिर करा है कि कवयित्री अनामिका के अनुसार क्या घोड़े सा लुढ़क जाता है? घोड़ा जैसा कथी लुढ़क जाता है बताइए? तो घोड़ा जैसा घ लुढ़क जाता है। कवयित्री के अनुसार घोड़ा जैसा घ लुढ़क जाता है। तो इसमें ऑप्शन को जो घ के करिए, क ख ग घ। इसका सही ऑप्शन होगा घ घ घ। कौन लुढ़क गया? कवयित्री अनामिका के अनुसार क्या घोड़े से लुढ़क जाता है? तो घ। गिरा हुआ क्या कहलाता है? तो गिरा हुआ पतित कहलाता हुआ। क्या कहलाता है? पतित। गिरा हुआ पतित कहलाता है। गिरा हुआ कहलाता है गिरना, गिराना, पतित मिटना। इसका सही आंसर होगा सी, पतित। प्रत्यक्ष कौन समास है? प्रत्यक्ष कौन समास है? अव्ययी भाव। प्रत्यक्ष कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी। चलिए अब इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। घर द्वार कौन समास है? घर द्वार कौन समास है? हम आपको बताएं कि जिस वाक्य में हाइफन लग जाएगा, जिस समास में, वाक्य में नहीं, जिस समास में हाइफन लग जाए। हाइफन का मतलब ऐसा ना, देखिए मैं हाइफन लगा हुआ, ये लगा समास में लगा हाइफन लग जाए तो आप समझिएगा कि वह द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास है। तो घर द्वार कौन समास होगा? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधार है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि द्वंद्व समास है। जिसमें हाइफन लग जाए, याद रखिएगा, वह द्वंद्व समास होगा। कौन समास होगा? लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उसमें नाखून को निर्लज कहा गया है। क्यों? क्योंकि कहता है कि इसको काट देते हैं, ये फिर आ जाता है, इसको भगा देते हैं, फिर चल आता है। जैसे केस को देखिए, काट देंगे फिर ई जम जाता है। तो इसी के सेंस में लेखक ने कहा है कि निर्लज अपराधी की भांति छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाता है। तो लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। किसको?